सभी चटोरों की तरह हमारा भी फेवरेट टाइम पास फूड व्लॉगिंग देखना है और मंचीज़, बेस्ट एवर फूड रिव्यू शो, वाइस और ना जाने ऐसी कितनी फूड डॉक्यूमेंट्रीज़ में हमने क्यूबा द कम्युनिस्ट कंट्री के बारे में जाना है। मैं दरअसल हैरान ये देखकर हुआ कि क्यूबा में आज भी 2-3 तरीके की ही डिशेज सर्व की जाती हैं, वो भी सरकारी कैंटीन्स में सरकारी एम्प्लॉयज़ द्वारा। और क्यूबा में प्राइवेट रेस्टोरेंट खोलने की परमिशन अभी 5-6 साल पहले मिली है, लेकिन क्यूबा ने हेल्थ केयर, बेसिक एजुकेशन में जो महारत हासिल की है वो काबिल तारीफ़ है और हिंदुस्तान जैसे देश के लिए एक सबक भी है। लेकिन मैं हैरान तब हुआ जब मुझे पता चला कि क्यूबा में एक टैक्सी ड्राइवर एक डॉक्टर से कहीं ज़्यादा पैसे कमा लेता है। वेलकम टू द कम्युनिस्ट क्यूबा। पिछली वीडियो में हमने आपको इकोनॉमी के वजूद में आने की कहानी सुनाई थी और बताया था कि कैसे कैपिटलिज्म वजूद में आया और कैसे कैपिटलिज्म ने इतना एक्सप्लॉयटेशन किया कि उसके कारण मार्क्स चचा ने हज़ारों साल पुराने कम्युनिटीवाद को वजूद में लाने की सोची और लिख डाली द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इस किताब के अंदर मार्क्स चचा ने दरअसल कम्युनिज्म नाम की एक नई सोच ढोल दी। कम्युनिज्म क्या होता है? दरअसल जितनी भी रिलीजियस आइडियोलॉजीज रही हैं वो हमेशा गरीब का भला करने में, मिल बांट कर रहने में और साथ में खाने में विश्वास रखती थी, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो या फिर इस्लाम या फिर यहूदी धर्म, ये कम्युनिज्म जैसी ही हैं। लेकिन इन सब आइडियोलॉजीज़ में हमेशा अस वर्सेस देम होता रहा है, जिसकी वजह से समाज में आज भी पंगे होते रहते हैं। जैसे कि अब्राहमिक रिलीजन को नॉन अब्राहमिक रिलीजन नहीं सुहाते, इसी तरह कम्युनिज्म को कैपिटलिस्ट सोच वाले नहीं सुहाते। लेकिन हिंदुइज्म कैपिटलिज्म की तरह है और इनइक्वालिटी यानी असमानता में विश्वास रखता है। दरअसल कम्युनिज्म के पितामह कार्ल मार्क्स, जो कि जर्मनी में जन्मे थे, मार्क्स चचा का मानना था कि कैपिटलिज्म के तहत कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों को लूट रहे हैं और अब मजदूरों और किसानों को मिलकर हथियार उठाकर आंदोलन करना होगा और उन पूंजीपतियों के हाथ से सत्ता लेकर अपने हाथों में लेनी होगी। चचा का मानना था कि समाज में 2 धड़े होते हैं। पहले होते हैं कैपिटलिस्ट, जिन्हें बोर्जुआ कहते हैं, और दूसरे होते हैं किसान और मजदूर, जिन्हें प्रोलिटेरिएट कहा जाता है। और समाज में हमेशा से इन 2 धड़ों के बीच स्ट्रगल होता रहा है। चचा का ये भी मानना था कि कैपिटलिस्ट लोगों की एक्सप्लॉयटेशन इतनी बढ़ जाएगी कि किसान और मजदूर मिलकर उनके खिलाफ विद्रोह कर देंगे। चचा का ये भी मानना था कि ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन शहरी मजदूरों से निकलेगी और इसका आगाज़ यूरोप के डेवलप्ड कंट्री जैसे ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस से होगा। लेकिन 40 सालों तक इस किताब को किसी ने भाव तक नहीं दिया और ये किताब द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इतिहास के पन्नों में दब गई। और फिर चाचा की उम्मीदों के ठीक उलट कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन की शुरुआत रशिया में कर दी जाती है। रशिया, जो कि उस वक्त ज़ार निकोलस के अधीन था और पूरा का पूरा किसानी खेती पर आधारित एक देश था। उस वक्त रशिया में यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम इंडस्ट्रियलाइजेशन हो पाया था। रशिया साइज़ में तो बहुत बड़ा था, लेकिन ये उसकी ताकत नहीं, उसकी कमज़ोरी थी। रशिया में 2 भाई गलती से चाचा की वो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना रशिया में भी ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लाया जाए और ज़ार निकोलस के खिलाफ विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। ज़ार को जब इस साजिश का पता चलता है तो वो बड़े भाई को मरवा देता है और फिर बचता है व्लादिमीर लेनिन। लेनिन रशिया को छोड़कर वेस्टर्न यूरोप भाग जाता है और वहीं से रशियन एम्पायर के खिलाफ विद्रोह की तैयारी करता है। और उस वक्त वेस्टर्न यूरोप में हार्डकोर कैपिटलिज्म था और इसी वजह से फ्री स्पीच को बढ़ावा दिया जाता था। और 1905 में एशिया का एक नन्हा मुन्ना देश जापान, जो कि नया ताकतवर बना होता है और वो रशियन एम्पायर को हरा देता है, तो रशिया के लोगों की नाराज़गी थोड़ी सी बढ़ जाती है ज़ार निकोलस के खिलाफ। और इसका फ़ायदा उठाकर लेनिन सत्ता पलटने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है क्योंकि सरकार प्रोटेस्टर्स पर गोली चला देती है। लेकिन 1905 की क्रांति का सबक लेकर ज़ार कुछ बड़े बदलाव कर देता है, जिससे लोग थोड़े से शांत हो जाते हैं। लेकिन अब क्रांति लाने के लिए लेनिन को 12 साल का इंतज़ार और करना था। वर्ल्ड वॉर 1 जब रशिया पूरी तरीके से टूट चुका था, तो उस वक्त लेनिन ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और जर्मनी होते हुए लेनिन रशिया पहुंचा और फाइनली रशिया में रेवोल्यूशन आई और लेनिन ने मार्क्स का दशकों पुराना कागज़ पर उकेरा गया सपना सच कर दिया होता है और लेनिन रातों रात करोड़ों लोगों के लिए क्रांति का एक सबक बन जाता है। भारत में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, करतार सिंह सराभा, पंडित नेहरू कुछ ऐसे भारतीय थे जो लेनिन को भगवान मानते थे और उस वक्त लेनिन ने मार्क्सिज्म से हटकर अपने खुद की एक लेनिनिज्म की नींव रखी और ये उस लेनिनिज्म का ही असर था कि भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया। लेनिन के रशिया को यूएसएसआर बनाते ही रशिया में एक अलग सी उमंग आ गई, लेकिन सब कुछ इतना भी अच्छा नहीं हो रहा था क्योंकि लेनिन ने सभी बड़े बड़े बिजनेसमैन को मरवा दिया था, यहाँ तक कि रशिया के ज़ार को परिवार समेत मरवा दिया था
और यहीं से कम्युनिज्म की सामाजिक और आर्थिक नींव रखी गई। कम्युनिज्म इक्वालिटी की बात करता है, लेकिन उसे फंडामेंटल राइट्स, फ्री प्रेस, फ्री स्पीच ये सब शब्द सुनने बिल्कुल पसंद नहीं हैं और इन्हीं शब्दों के कारण अमेरिका और यूरोप दुनिया के लोगों का सपना बन गए। और कम्युनिस्ट देशों में इन सब शब्दों की कोई जगह नहीं है, वहाँ पर सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं लोगों की देश के प्रति। धीरे धीरे कम्युनिज्म ने अपने दांत समाज को दिखाने शुरू किए और जब भी किसी एक्सप्लॉइटेड सोसाइटी में कम्युनिज्म जाता है तो वो दो चीज़ें बहुत अच्छी करता है। पहली कि सोसाइटी में रिलीजन का इंटरफेरेंस बहुत कम हो जाता है क्योंकि कम्युनिज्म एंटी रिलीजन है, और दूसरा ये कि सोसाइटी में सोशली और इकोनॉमिकली इक्वालिटी आ जाती है, यानी सब बराबर हो जाते, कोई अमीर गरीब नहीं होता। और आपको एक और तगड़ी बात बताता हूँ कि कम्युनिज्म की सबसे बड़ी खामी भी ये इक्वालिटी ही है। कम्युनिज्म में प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई भी कंसेप्ट नहीं होता, जो भी होता है समाज का होता है और सरकार समाज को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए कम्युनिज्म में जो भी प्रॉपर्टी होगी वो समाज की होगी और उसे मैनेज सिर्फ सरकार करेगी। कम्युनिज्म में सबको बराबर बराबर योगदान देना होता है। कितनी आइडियल स्टेट है ना। पूरा परिवार खेत में काम कर रहा है, फिर जो भी उगेगा वो सरकार को दे देगा और उसके बाद सरकार उसे बराबर बराबर सब में बांट देगी। कितनी आइडियल स्टेट है। लेकिन हम सोचने की बात यह है कि आपके बड़े भाई ने आपसे ज़्यादा मेहनत करी थी काम में और उसको भी खाने में 3 रोटी मिली और आपको भी। मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या ये अन्याय नहीं होगा उसके साथ। बस इसी बात के कारण कम्युनिज्म फेल हो गया। आपका भाई आपसे ज़्यादा डिजर्व करता है क्योंकि वो आपसे ज़्यादा मेहनत करता है। बस इसी बात के कारण कैपिटलिज्म चल पड़ा और कम्युनिज्म फेल हो गया। कम्युनिज्म की एक दिक्कत और है कि उनकी डिक्शनरी में ना शब्द है ही नहीं और इसी बात के कारण कम्युनिज्म फेल हो गया और कैपिटलिज्म निकल गया, आगे भाग गया। आप अमेरिका या ब्रिटेन में रहकर उनको गाली दे सकते हैं, लेकिन अगर आप यूएसएसआर में रहकर कम्युनिज्म के खिलाफ थोड़ी सी भी गलती निकालेंगे तो आप अपने आप को चौराहे पे लटका पाएंगे। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जोसेफ स्टालिन ने यूएसएसआर के 3 करोड़ लोगों को मरवा डाला, हिटलर के आंकड़े से कहीं ज़्यादा। और चाइना में माओ मामा चाइना के लोगों के मौत के कारण बने। और आज के कम्युनिज्म की यही सबसे बड़ी बीमारी है कि वो अपने इतिहास के पन्ने नहीं झाड़ पा रहा। कम्युनिज्म की सबसे बड़ी खूबी और कामयाबी ये है कि वो किसी का भी पेट भर सकती है, लेकिन पेट भरने के बाद इंसान की दौड़ कितनी लंबी होगी इस बात पर कम्युनिज्म चुप्पी साध लेता है।